Good morning, students. I am Kakisha, faculty of SK and Target. So today we are going to start another essay, the remaining essays of Charles Lamb. We have already discussed about the biography of Charles Lamb as well as some essays of Charles Lamb. This is my last class on Charles Lamb. I have already covered all the important essays of Charles Lamb, and today we will cover the remaining essays of Charles Lamb. The another essay is convalescent. Convalescent. What is the meaning of convalescent? Convalescent का मतलब होता है a person who recovers from disease. तो पता होगा आप लोगों को कि चार्ल्स लैम्ब जो है he was suffering from the family insane problem. चार्ल्स लैम्ब जो है खुद उनके फैमिली का एक इनहेरिट किया था उन्होंने। उनके फैमिली में सबको जो है इंसैनिटी का प्रॉब्लम था, उनके भाई जॉन को, उनकी बहन को और खुद उनको उनको भी बहुत हद तक प्रॉब्लम था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वाज इन अ मेंटल असाइलम फॉर 6 वीक्स। तो उन्होंने जो है उस पल में क्या महसूस किया, वी ऑल नो दैट उनका जितना भी वर्क है, स्पेशली जो है एसे ऑन इलिया इज अ ऑटोबायोग्राफिकल इन नोट, और हर ऐसे में जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ बातों को, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने फैमिली एक्सपीरियंस को, अपने जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो दिस essay is also all about his experience which he has faced or which he go through in his life. So today we are going to deal with convalescent. It means a person who recovers from the disease. एक आदमी जो बीमार से जो है वो रिकवर करता है। We all know that he was also suffering from a great mental trauma or insanity, and in that insanity whatever the things that he has faced, उसमें इसको जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस। उन्होंने अपनी खुद की लाइफ में क्या क्या फेस किया है, क्या क्या फील किया है, उसके बारे में ये ऐसे। एज आई टोल्ड यू दैट इज मोस्ट ऑफ हिज ऐसे, स्पेशली हिज ऐसे ऑन एलिया इज ऑल अबाउट ऑटोबायोग्राफी है। इट इज ऑल्सो हिज ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें जो है उन्होंने क्या क्या फील किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, इसको उसमें उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। ही कंपेयर्स अ सिक मैन टू द मोनार्क एंड द सिक बेड टू द थॉर्न एंड द पिलो टू द स्पेक्टर ऑफ द किंग। इस उन्होंने कहा है कि जो एक बीमार आदमी होता है, उस जो सिक मैन होता है, वो क्या होता है, एक मोनार्क होता है, यानी कि एक जैसे जिसको कहा जाए कि जो एक राज गद्दी जैसा होता है ना, उस तरीके का वो एक इंसान होता है। और जो उसका जो सिक बेड होता है, जिसपे वो सोया होता है, जिसपे वो लेटा होता है, वो क्या होता है, एक तरीके का थॉर्न होता है। और उसका जो पिलो है वो स्पेक्टर होता है, यानी कि किस तरीके से राज को जो चलाया जाता है वो होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, एक्चुअली कहा जाए तो ये एक कटाक्ष है, या फिर बोला जाए तो ये एक आयरॉनिकल कमेंट उन्होंने किया है कि जो एक सिक आदमी होता है, जब एक आदमी बीमार होता है तो कैसे एक राजा होता है और उस राजा की खिदमत में जो है पूरी जो है सेनापति और भी बहुत सारे जो मंत्री क्या होते लगे होते, उसकी एक हुक्म पे जो है वो सारी बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो करते हैं, राजा की जो हर बात को मानी जाती है। ठीक उसी तरीके से वो कहते हैं कि जब एक इंसान बीमार होता है तो ऐसा होता है कि वो एक मोनार्क का मालिक हो, किंग ऑफ द मोनार्क है, यानी कि एक राज का मालिक हो, और उसका जो बेड होता है ना वो बिल्कुल थॉर्न जैसा होता है। वो उस पर वो लेटा रहता है हमेशा, और वो क्या करता है, हुक्म चलाता है, जैसे पानी लाओ, दवा लाओ, उठाओ, बैठाओ, मुझे जो है इस करवट करो, उस करवट करो, वॉशरूम जाना है, मतलब हर चीज के लिए जो है वो बोलता है। और लोग क्या करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और सुन करके जो है क्या करते हैं, उसका हुक्म को बजा लेते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने क्या किया है, एक क्रिटिकली जो है कमेंट किया है और एक कटाक्ष करने की कोशिश की है। ठीक है, और फिर कहते हैं अ सिक मैन इज नथिंग टू डू विद द आउटसाइडर। और ऑब्वियसली कहते हैं वो कि जो एक सिक मैन होता है, जो एक बीमार आदमी होता है, उसकी पूरी दुनिया जो है क्या होती है, वो बेड होती है।
ठीक है, या फिर जो वो रूम होती है जिसपे जो है वो रहता है, तो उसकी पूरी दुनिया जो है वहीं पे आकर के खत्म हो जाती है, वो पूरे रूम में, क्योंकि उसको जो आउटसाइडर वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो पूरी दुनिया वो जो है बिल्कुल ही कन्फाइन हो जाता है। फिर वो कहते हैं दैट ही ह्यूमरसली रिमार्क्स दैट द सिक मैन चेंजेस हिज पोजीशन जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर जो है वो फिर एक जो है कटाक्ष कर रहे हैं या फिर एक आयरॉनिकल कमेंट कर रहे हैं उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे, कि अभी अभी के भी पॉलिटिशियंस है, तुम देखोगे कि कैसा होता है कि अभी उनको लगता है कि इस पार्टी में फायदा है तो वो इस पार्टी में रहते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद जो पहले वो बीजेपी में रहते हैं, फिर जो है वो चले जाते हैं जनता दल में, फिर वो चले जाते हैं कांग्रेस में, फिर वो चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में। तो वो क्या करते हैं कंटिन्यूअसली जो है वो अपने पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ठीक उसको ही उसके ऊपर जो है वो कमेंट किया कि एक जो सिक आदमी होता है, जो बीमार आदमी होता है, वो क्या करता है अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन जो है अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपने पार्टी को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कभी वो इस करवट होता है, कभी वो उस करवट होता है, कभी वो सीधे होता है, कभी वो बैक की तरफ जाता है, कभी वो बैठता है, कभी वो खड़ा होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक पॉलिटिशियन होता है। अब इसमें जो है एक कोट्स है, उसको याद रखना है आप लोगों को। टू बी सिक इज टू एंजॉय द मोनार्कल प्री-रेग्रेटिस, प्री-रेग्रेटिस, ये याद रखना है इसको, कि ये एक कोट है जो कि इसमें आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी सिक इज द एंजॉय, टू बी सिक इज टू एंजॉय द मोनार्कल प्रोग्रेटिस, यानी कि अगर आप जब एक इंसान जब बीमार होता है तो वो क्या करता है, इंजॉय करता है, एक राज गद्दी को इंजॉय करता है, कि जिस तरीके से एक राजा को सारी सुविधाएं दी जाती है, सारी चीजें जो है उसको मुहैया कराई जाती हैं, और जिस तरीके से हर सारे लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को मानी जाती है। ठीक उसी तरीके से इनकी बात को भी जो है क्या किया जाता है, माना जाता है। और इनके मतलब जब एक इंसान बीमार होता है तो बहुत सारे लोग उसका ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्या उसको चाहिए, उसको टाइम पे दवा देना, उसका मतलब जो भी चीजें होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तैनात होते हैं उसकी खिदमत के लिए। तो ये चीज जो है एक तरीके से उन्होंने सिक मैन के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों पे कमेंट किया है, राजाओं पे कमेंट किया है, पॉलिटिशियन पे कमेंट किया है। ये ऐसे क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब आगे बढ़े हम लोग। इम्परफेक्ट सिंपैथीज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इम्परफेक्ट, यानी कि सिंपैथी जो है वो क्या है, परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो इम्परफेक्ट सिंपैथी है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अब ये इम्परफेक्ट सिंपैथीज क्या है, ये जो ऐसे है वो ओपन होता है एक बुक से जिसका नाम रिलीजियो मेडिसी है। ठीक है, रिलीजियो मेडिसी एक किताब है जिसको लिखा है टॉमस ब्राउन ने, तो उसकी ही बुक से जो है ये स्टार्ट होता है, और एक्चुअली उसकी बुक की जो लाइन है उससे वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो ये कोर्स है, जहाँ जहाँ पे जो कोर्स करके लिखा होगा तो याद रखना कि वो टेक्स्ट की इंपॉर्टेंट लाइंस है और उसको एक बार ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहता है कि he likes all things and people alike। ये जो ऐसे है ये ओपन ही होता है रिलीजियो मेडिसी जो कि लिखा हुआ है टॉमस ब्राउन की, उनकी लाइन से ही ओपन है, कहता है he like all things and people alike। वो क्या करते हैं, सारी चीजों को पसंद करते हैं एक जैसा। इट मीन्स कि देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन थिंग्स एंड पीपल। ठीक है, उनको उनके कहने का मतलब कि वो लोगों में क्या करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। वो लोगों में क्या कर वो चीजों में क्या करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। उनके लिए क्या है, सारी चीजें जो है समान है, सारी चीजें जो है एक जैसी है। ठीक है, बट ये तुम जो ऐसे है उसमें तुम देखोगे कि कहीं पे वो कुछ बात कर रहे हैं, कहीं पे वो कुछ बात कर रहे हैं, तो उनकी खुद की बात में क्या है, कंट्राडिक्ट करता है। शायद इसीलिए जो है इस ऐसे का नाम जो है इम्परफेक्ट सिंपैथीज रखा है। पहले जो है ये जैसे लाइन स्टार्ट होती है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे कहते हैं ही लाइक्स ऑल थिंग एंड पीपल अलाइक। ये सारी चीजों को और सारे लोगों को क्या करते हैं, एक जैसा ही देखते हैं। फिर देखो इसी का एक दूसरा जो है कोटेशन है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशन so that so general that it consorts
एंड सिंपथाइज ऑल थिंग्स। मैं अपने आप में क्या हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तुम देखोगे कि जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जांपल ले लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता है। इफ आई एम अ मुस्लिम तो मेरे लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मुस्लिम में, एक हिंदू में, एक अमीर में, एक गरीब में, एक हायर कास्ट में, एक दलित में, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं है। तो यही कह रहा है कि आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट सो जेंडर दैट इट कंसोर्ट्स एंड सिंपथाइज विद ऑल थिंग्स। मतलब मेरे लिए जो सारी चीजें हैं वो क्या है, एक जैसी हैं। और मैं जो हूँ क्या करता हूँ, हर चीज के साथ क्या करता हूँ, सिंपैथी रखता हूँ। फिर यहाँ पे वो फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी ही बात से कंट्राडिक्ट कर जाते हैं और कहते हैं कि लैम डिक्लेयर्स हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स द कैटेगरी ऑफ द पीपल। फिर वो बताते हैं कि मुझे किस तरह के लोग पसंद है और किस तरह के लोग जो है मुझे पसंद नहीं है। इस बात को जो है वो बताने के लिए अपने आप को ही कहते हैं कि ही कॉल्स हिमसेल्फ अ बंडल ऑफ प्रिजुडिसेस। मतलब प्रिजुडिसेस मींस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि उनको जो है खुद प्रिजुडिस है। मतलब प्रिजुडिस इन द सेंस कि वो खुद ही जो है उनको मतलब प्रिजुडिस करते हैं। मतलब लोगों में भेदभाव करने का मतलब इन द सेंस कुछ पर्टिकुलर काइंड के लोग होते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, कुछ पर्टिकुलर काइंड के लोग नहीं होते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो किस तरह के लोगों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों को नहीं पसंद करते। पहले तो वो क्या करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ एक संविधान हूँ अपने आप में और मुझे जो है किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं है। मेरे लिए जितने भी लोग हैं वो एक बराबर हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक बराबर। फिर बाद में क्या करते हैं, वो अपनी ही बात से कंट्राडिक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह के लोग पसंद हैं और किस तरह के लोग पसंद नहीं है। और वो खुद ही अपने आप को क्या कहते हैं कि मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस है, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत डिक्लेयर कर देता हूँ कि मुझे क्या चीज़ मुझे पसंद है और क्या चीज़ मुझे पसंद है। ही कैन नॉट लाइक ऑल पीपल अलाइक। फिर वो अपनी बात को जो ऊपर उन्होंने कहा था उससे कंट्राडिक्ट करते हैं कि वो क्या है, एक आम इंसान है और उनकी नज़र में क्या है, सारे लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। कुछ उनके फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके खास लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर मान्यताएं हैं जो उनको पसंद है, जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको वो लाइक करते हैं। इसके बारे में जो है उन्होंने बताया है। ये भी समझ में आ गया, इम्परफेक्ट सिंपैथीज भी समझ में आ गया सबको। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये पहले जो मैंने दो बताया है उसमें कुछ इशू है तुम लोगों को? नहीं है ना? उसके बाद अभी दूसरा जो है इनका द चार्ल्स लैम्ब ऐसे समरी एंड एनालिसिस ऑफ द ओल्ड चाइना। ठीक है, अभी ओल्ड चाइना के बारे में तुम लोग मुझे बताओ, कुछ मालूम है कि ओल्ड चाइना क्या है? ओल्ड चाइना में उन्होंने क्या बताया है, कुछ आइडिया है किसी को? बेटा ये तो दूसरे का बता रहे हो, ये ओल्ड चाइना का नहीं बता रहे हो। ये ओल्ड एंड एक यहाँ पे मैंने कल पढ़ाया था उसके बारे में बता रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है इससे से मतलब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? चीनी मिट्टी का बर्तन समझते हो? चीनी मिट्टी का बर्तन देखा है किसी ने? बहुत 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 खूबसूरत लगता है देखने में, देखा है ना? बहुत बहुत डेलिकेट होता है। आ हाँ, तो वो जो है वो मतलब बहुत डेलिकेट लगता है एक्चुअली। इसमें जो है जैसे मैंने बताया है कि उनका जितना भी ऐसे है सब में क्या होता है, हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिलता है। पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलेंगे। तो ये एक्चुअली जो है यहाँ पे वो बताते हैं कि जो मुझे ओल्ड चाइना है यानी कि जो चीनी मिट्टी की चीज़ें बनी होती हैं वो मुझे बहुत पसंद होती है। तो खुद एलिया यानी कि जो
लैम्ब हैं वो अपने आप के बारे में बताते हैं कि उनको जो है वो चीनी मिट्टी की चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, और वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी नज़र कहाँ जाती है, जो शो केस होता है ना, उस शो केस में जो है जो चीज़ें चीनी मिट्टी की चीज़ें या जो चाइना की चीज़ें जो सजी हुई होती हैं उन पे जाता है, और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। इसमें उन्होंने अपनी एक सिस्टर को भी इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली ये सिस्टर कोई और नहीं बल्कि उनकी सिस्टर मैरी है, और उसको एक इमेजिनरी नाम भी यहाँ पे दिया है, दैट आई विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे उनकी बहन और उनके बीच में जो है वो बात होती रहती है, और वो लोग जो है क्या करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तो उसकी बहन उसको कहती है कि भाई क्या तुम्हें याद है कि जब हम गरीब हुआ करते थे, आज हम अमीर हैं, आज हमारे पास पैसा है, बट हमें खुशी नहीं लगती है, वो खुशी नहीं लगती है जो खुशी हमें उस वक्त महसूस हुआ करती थी जब हम गरीब हुआ करते थे। याद है तुम्हें, हम जब हम एक कोई भी चीज़ खरीदनी हमें होती थी तो हम कितनी प्लानिंग करते थे उस चीज़ को खरीदने के लिए, अरे मुझे आज ये चीज़ खरीदनी है, या फिर ये इस महीने में ये चीज़ खरीदनी है। तो उस चीज़ को खरीदने के लिए हमें क्या करना होता था, एक हम बजट बनाते थे, फिर उस बजट के अनुसार जो है हम अपना पूरा महीना चलाते थे या पूरा साल चलाते थे, और कैसे हमें मैनेज करना है, पूरी प्लानिंग होती थी किस चीज़ पे जो है हमें कितना खर्च करना है, कैसे हमें सेविंग करना है ताकि हम उस चीज़ को खरीद सके। फिर उसके बाद वो कहती है कि जब हम उसको खरीद करके लेके आते थे भाई, तो याद है हम कितना खुश हो जाते थे, भले वो छोटी सी चीज़ होती थी, वो सस्ती चीज़ होती थी, तो हम उससे कितना खुश हो जाते थे, कितना अच्छा हमें लगता था। फिर वो अपने भाई को कहती, याद है भाई तुमने जो है एक बार एक बुक लेकर के आए थे तुम मेरे लिए, वो बुक मुझे बहुत पसंद थी, और जो है मैं उस बुक को देख करके बहुत खुश हो गई थी, और जो है वो बुक हमने शेल्फ में रखी थी, और मेरी नज़रें जो है हमेशा उस शेल्फ में ही लगी रहती थी, और हम उस बुक को पढ़ा करते थे। एक वाकया तुमको और याद है भाई, जब तुम जो है 20 सीलिंग में जो है एक गंदी सी किताब लेकर के आए थे, और तुम कितना अपने आप को रिग्रेट कर रहे थे कि पैसे लग गए, मैंने जो है ये गलत लिया है, गलत लिया है, गलत लिया है, तुम कितना परेशान थे। याद है भाई तुम्हें कि हम लोग जो है उस वक्त में भले ही हम गरीब थे, पर हम कितना खुश हुआ करते थे, हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। आज जो है हम हमारे पास पैसा है, और आज इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आज हम जो चाहते हैं हम खरीद कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं इन द सेंस, आज ये अच्छा लगा तो हम ये खरीद लिए, आज वो अच्छा लगा तो हम वो खरीद लिए। तो वो चीज़ हमें कोई खुशी नहीं देती है। जैसे पहले अभी हम अपना ही रियलाइज़ करें तो जब हम कभी कभी अब कुछ दिन पहले की बात, यानी कुछ साल पहले की बात बताते हैं कि हम कोई चीज़ खरीदते थे, एक छोटी सी चीज़ खरीदते थे, तो उससे बहुत खुशी मिलती थी, और हम जो है उसको बहुत सारे लोगों को दिखाते थे, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार, देखो ना ये चीज़ खरीदे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम खरीद मतलब अब कोई प्लान ही नहीं करते हैं हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए। इस रास्ते से गुजरा और वो चीज़ अच्छी लगी, चलो वो भी ले लेते हैं, वो अच्छा लग रहा है, चलो वो भी ले लेते हैं, वो अच्छा लग रहा है, कभी वो भी ले लेते हैं। मतलब और उस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होता, कभी मतलब ऐसा एहसास भी नहीं होता कि वो चीज़ हमने खरीदा और वो मतलब अच्छा लगा और खरीद लिया। वो जो खुशी हमें मिलती थी वो भाई हमें नहीं मिल पा रही। तो उसका भाई जो लैम्ब है यानी कि एलिया, उसको बताता है कि सिस्टर एक्चुअली वो खुशी जो तुम्हें मिलती थी वो गरीबी से नहीं मिलती, गरीबी कभी खुशी नहीं देती है। वो एक्चुअली खुशी थी यूथ की। उस वक्त क्या था कि हम जवान थे और हमें कोई भी चीज़ जब हम खरीदते थे तो उस हमें खुशी देती थी। हमें खुशी इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि हम गरीब थे, हमें खुशी इसलिए मिलती थी कि हम जवान थे और हमें किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। जब इंसान जवान होता है तो वो बहुत ही इंथुसियास्टिक होता है, उसका जो जील बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो लेवल ऑफ इंथुसियाज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उम्र के साथ क्या होती है, चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जाती है। जो इंथुसियाज्म, जो पैशनेट मुझे जो है पहले हुआ करता था, वो इंथुसियाज्म और वो पैशन जो है वो मुझे आज नहीं होता है। तो वो अपनी बहन को क्या करता है, इस ऐसे में करेक्ट करता है और उसको बताता है कि जो हैप्पीनेस हमें मिला करती थी वो हैप्पीनेस एक्चुअली हमें जो है गरीबी की वजह से नहीं मिलती थी। वो हैप्पीनेस एक्चुअली हमें मिलती थी क्योंकि हम क्या थे, हम जवान थे और हमारे अंदर एक इंथुसियाज्म था, हमारे अंदर एक जील था। तो ये पूरे ऐसे में जो है यही बात जो है बताई गई है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डील कर देते हैं।
हाँ, ये जो है एक ऐसे क्या है, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है टू डिफेंड पॉवर्टी। पॉवर्टी को मतलब जिसकी बहन जो है वो क्या करती है, डिफेंड करती है, बताती है कि जो है पॉवर्टी से जो है हमें खुशी मिलती है। लेकिन बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका भाई जो है उसको बताता है कि हमें जो खुशी मिलती थी वो एक्चुअली पॉवर्टी से नहीं मिलती थी, वो खुशी हमें किससे मिलती थी, हमें उस जवानी से मिलती थी जो हम मतलब उस यूथ से मिलती थी जब हम जो है जवान थे, और जो है हम किस तरीके से हम ज़िंदगी को जिया करते थे और हमारे अंदर कितना इंथुसियाज्म था, उससे जो है हमें मिलती थी। ठीक है, द पोएम ओपन्स विथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि रेड से लिखा गया, याद रखना। हैव एन ऑलमोस्ट फेमिनिन पाट्रियटी फॉर द ओल्ड चाइना। कहते हैं यहाँ पे, ये बात जो बोल रहे हैं वो लैम बोल रहे हैं, कहते हैं कि जो औरतों को खास करके तुम देखोगे कि बर्तन से या फिर जो है कुछ एंटीक चीज़ें होती हैं उससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन होता है। ज्वेलरी हो गया या फिर कपड़े हो गए, इस तरीके से जो है मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि औरतों की वीकनेसेस होती। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स लैम कहते हैं कि जिस तरीके से औरतों को जो है वीकनेस होती है कुछ चीज़ों से, मुझे भी क्या है चाइना से, ओल्ड चाइना से, यानी कि जो जो चीनी की चीज़ें जो बनी होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो फर्दर कहता है कि उस पर जो पेंटिंग बनी होती है ना, या फिर उस पर जो कुछ इमेजेस बने होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फैसिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे है ये कंट्री चाइना के बारे में नहीं है, बल्कि ये ऐसे जो है यूटेंसिल्स के बारे में है, जैसे कप हो गए, प्लेट्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो चाइना की बनी होती है उसके बारे में है। इन ऑल हिज ऐसे वी फाइंड, जैसे हम इस सारे एसेस में हम क्या करते हैं, मैंने बताया है कि वो एक कुछ एक जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है हमको देखने को मिलता है। यहाँ भी जो है इसको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिलता है। ये अपने बचपन की यादें, यानी कि जब ये छोटे थे तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि ये बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, ये गरीब थे, तो उस स्टेज को उन्होंने जो है बताया है। और इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया जो कि ब्रिगेड्स है, ब्रिगेड्स उसका नाम दिया गया। एक्चुअली ये ब्रिगेड्स कोई और नहीं है बल्कि खुद उनकी सिस्टर मैरी है। ठीक है, सिस्टर ब्रिगेड सेज दैट व्हेन वी वेयर पुअर, देखिए मैंने जो पढ़ाया उसी को बताया, वी एंजॉय when we buy things, but now we are rich, but we do not feel enjoyment in buying something or new. In reply to her sister, Elia says that we enjoy to buy, यहाँ पे होगा, एक मिनट, we enjoy to buy things not because we were poor but we were youth and we don't have any burden। तो यहाँ पे जो है चार्ल्स लैम बता रहे कि हमें जो खुशी मिलती थी, जिस खुशी की तुम बात कर रही हो, वो खुशी हमें एक्चुअल में इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि हम जो है सो गरीब हुआ करते थे। वो खुशी हमें इसलिए मिलती थी क्योंकि हम जवान थे। जब इंसान जवान होता है तो उसको क्या होता है, उसके अंदर एक जील होता है, ही हैज़ एन enthusiasm टू डू समथिंग, to buy something, to make his life in a better manner। तो वो चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं और उस गरीबी के साथ वो अपनी बहन को समझाता है कि गरीबी के साथ हम नहीं जी सकते हैं। नाउ हम जो है एक ऐसे स्टेट में पहुंच चुके हैं, एंड फॉर दिस वी हैव टू थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हम अभी जो है पहले से अच्छी स्थिति में है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जो खुशी की तुम बात कर रही हो वो खुशी गरीबी से नहीं थी, वो खुशी जवानी से थी। एलिया says that he likes the images on the ports of China। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो एलिया बताती है कि मुझे जो है चाइना के जो पोर्ट्स हैं वो बहुत पसंद है, और स्पेशली जो उस पर इमेजेस बने होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकेंड एसे। ये समझ में आया ओल्ड चाइना सबको? अच्छा, अभी अभी अप्रैल का महीना गया है ना, 1 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं बताओ दिनेश? छोटे थे, याद है जब हम लोग बच्चे थे तो सबको ऐसे घूम घूम करके सबको बेवकूफ़ बनाते थे और फिर बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया, याद है?
हाँ, इस तरीके से हम लोग, अभी क्या हो गया है कि लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो हम उस चीज़ को इतना इंजॉय नहीं करते। लेकिन जब हम लोग स्कूल टाइम्स में थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने फ्रेंड लोग को जो है जानबूझ करके कुछ बोल देते थे, और फिर जो है उसका मजाक, अरे टुडे इज अप्रैल फुल, बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाया। तो ये जो है ऐसे उसी के बारे में है। दिस essay इज ऑल अबाउट अप्रैल, 1 अप्रैल। टाइटल से ही सजेस्ट में आ रहा है कि द एसे रिफर्स टू 1 अप्रैल which the people indulge in all types of jokes even sometime goes beyond their extent। कह रहा है कि ये जो अप्रैल फूल का जो मंथ है, यानी कि जो 1 अप्रैल जो है, इसमें लोग क्या करते हैं कि जो उनके जो दूसरे उनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको क्या करते हैं, फूल बनाते हैं, और कभी कभी जो है उनको बेवकूफ़ बनाने में क्या करते हैं, वो उनकी जो लिमिटेशन है उसको भी भूल जाते हैं, और बहुत कभी कभी भद्दा मजाक कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है एलिया कहते हैं, एलिया मतलब लैम्ब कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर सेंस ऑफ फूलनेस ना हो। हर एक आदमी ऐसा है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जो टच ऑफ फूलनेस से जो है अछूता रह गया हो। हर एक आदमी, एक छोटा बच्चा से लेकर के, एक गरीब से लेकर के, एक बड़े विद्वान से लेकर के, एक फिलोसोफर, सब के अंदर कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ फूल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एलिया क्या करते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब को क्या करते हैं, विश करते हैं, अप्रैल फूल के लिए विश करते हैं। और उसके बाद विश ही नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी बात को, मतलब ये जो अप्रैल फूल है का जो मंथ है या जो डे है, इसको ये सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इस ऐसे में जो है उन्होंने बहुत सारे एलुजन्स का यूज़ किया है, एलुजन्स फ्रॉम हिस्ट्री, एलुजन्स फ्रॉम साइंस, एलुजन्स फ्रॉम आर्ट्स, and he has taken the allusions from the Bible। ये कहते हैं कि एम्पीडोकल्स के बारे में बताते हैं कि ये एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर था। ठीक है, और एक ऐसे भी एक वर्क भी है इसका अर्नोल्ड का, मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क भी है, एम्पीडोकल्स ऑन एंटा। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये इतने बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, और इनकी बेवकूफ़ी देखो कि ये क्या करते हैं, जो एंटा एक माउंटेन है जो कि आग से धधक रहा होता है, जिसमें ज्वालामुखी होती है, और पूरा, और वो इनकी बेवकूफ़ी देखो कि वो क्या करते हैं, उसमें कूद जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो ये क्या है, ये इतने बड़े विद्वान हैं और विद्वान होकर के जो ये ऐसी हरकत किए, तो ये क्या है, वही बता रहे हैं कि हम, मतलब जो ये सेंस ऑफ फूलनेस है, ये कहीं ना कहीं सबके अंदर, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है। और इसी बात को जो है उन्होंने क्या किया, तो हमें क्या करना चाहिए कि अप्रैल फूल जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को का नाम लिया है जो ग्रेट मास्टर्स हैं। इसके अलावा भी और सारे लोग हैं जिनका नाम लिया, ये दो इम्पोर्टेंस है तो मैंने दिया है। दूसरा जो है वो बोलते हैं कि फिर दूसरे जो ग्रेट महान आदमी थे उसके बारे में बोलते हैं सेलियोम ब्रोटस। ये क्या कहते हैं कि ये भी एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो प्लेटो है, प्लेटो हम लोग जानते हैं बहुत बड़े दार्शनिक हैं, तो प्लेटो का जो है एक वर्क है, उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, दैट इज इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। इसको पढ़ते हैं और पढ़ करके क्या करते हैं, कूद जाते हैं और जान दे देते हैं। अभी तुमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो है एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर होते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ बहुत ही अजीब सी हरकत कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड हरकत कर लेते हैं, जिसके बारे में हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मान के चलो कि जो अभी बिहार का जो एक एक्टर था, क्या नाम था दिनेश उसका, हाँ सुशांत सिंह, हाँ सुशांत सिंह राजपूत, इतना इंटेलिजेंट लड़का, इतना इंटेलिजेंट लड़का, इतना अच्छा एक्टर, या फिर जिसको बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग फिगर था बॉलीवुड में, शायद आगे चल के बहुत बड़ा एक्टर बनता। उसने मतलब क्या उसके दिमाग में आया कि उसने क्या कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड।
तो इसको कहा जाए कि ये उसकी बेवकूफ़ी थी कि वो जो है नहीं लड़ा, और क्या उसके मन में था तो ये हरकत वो कर बैठा। तो वो ये बता रहा है कि ये जो सेंस ऑफ फूलनेस जो है ना, ये इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेट जो लोग थे उनके बारे में एग्जाम्पल्स दिया है। और इसमें जो है उन्होंने बहुत सारे एलुजन्स दिए फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फ्रॉम द साइंस एंड आर्ट्स। क्लियर हो गया सबको ऑल फुल डे? अब देखो दूसरा जो है दैट इज न्यू ईयर ईव, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ये जो है लाइन ओपन होती है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। एवरी मैन हैज टू बर्थडे इन अ ईयर, याद रखना इम्पॉर्टेंट लाइन है, कोट में किया हुआ है। एवरी मैन हैज टू बर्थडे इन एवरी ईयर, वन हैज हिज ओन एंड अनदर ऑफ अ न्यू ईयर। सपोज करो कि मेरा बर्थडे क्या है, 10 अक्टूबर को है, तो मैं 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करूँगी, ठीक है। 2020 का ईयर है, 10 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँगी। दूसरा सेलिब्रेशन मेरा कब होगा, 1 जनवरी को मेरा दूसरा सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यही बता रहे हैं कि मतलब जो कोई भी आदमी के लाइफ में क्या होता है, एक साल में क्या आते हैं, 2 बर्थडेज आते हैं। पहला जो बर्थडे होता है वो उस साल का बर्थडे होता है, और दूसरा जो बर्थडे होता है वो उस आदमी का बर्थडे होता है। इसमें एक कोट्स है, देखो कोट्स करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट लाइन्स है, याद रखना। आई सॉ द स्कर्ट ऑफ डिपार्टिंग ईयर्स, जब कोई जाते रहता है तो क्या कहते हैं, उसके स्कर्ट्स दिखाई देते हैं, यानी कि मुझे दिख रहा है, स्कर्ट्स ऑफ द डिपार्टिंग है, जो साल जा रहा है उसका स्कर्ट्स मुझे दिख रहा है। फिर वो नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं, वेलकम द कमिंग एंड स्पीड द डिपार्टिंग गेस्ट, जो आ रहा है, जो नया साल आ रहा है उसे हमें वेलकम करना चाहिए, और जो जा रहा है उसको स्पीडली जाते देना चाहिए। जो आ रहा है उसका वेलकम करना है, और जो जा रहा है उसको टाटा बाय बाय स्पीडली कर देना है, जाओ भाई ठीक है चलो। आ गया समझ में सबको न्यू ईयर ईव? लास्ट, अब ये ऐसे खत्म होने वाला है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अ चिमनी स्वीपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मुझे बताओ मुक्ता, कुछ पता है तुमको, व्हाट इज़ अ चिमनी स्वीपर? दिनेश, संध्या, बताओ चिमनी स्वीपर्स के बारे में कुछ बताओ है, बताओ। एक मिनट, लेट मी कम टू यू, एक मिनट, लेट मी कम। हाँ मुक्ता बताओ तो मुझे थोड़ा, क्या चिमनी स्वीपर? हम्म, नहीं नहीं, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। तेजो तुम बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ध्यान में है? व्हाट इज अ चिमनी स्वीपर, बुद्धिमान? ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है एक बार अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे। पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं, देन वी विल गो फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चिमनी स्वीपर क्या है एक्चुअली, तुम लोग देखे होंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो एक्चुअली स्टार्ट, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग है जो बहुत पहले से ही हो चुकी थी। मतलब विक्टोरियन में तो ये एकदम, विक्टोरियन एज में और मॉडर्न एज में जो है ये अपने पीक पे पहुंच गया था, बट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहा जाए अगर तो रोमांटिक के लास्ट से ही, 19th सेंचुरी के लास्ट से ही, जब स्टीम इंजन बना तो उस वक्त से ही जो है क्या हो गई थी शुरुआत। चिमनी क्या होता है, चिमनी बोला जाए तो जिसमें
धुआं जो मतलब जैसे अगर कहा जाए जो फैक्ट्रीज होती है उसमें कोयला डाला जाता है और ताकि एक स्टीम क्रिएट किया जाता है ताकि उससे जो है मशीनों को चलाया जा सके या ट्रेन्स को चलाया जा सके, या फिर घर में खाना बनाने के लिए या होटल्स में खाना बनाने के लिए जो गैस मतलब जो चिमनी जलाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड चिमनी। तो कह रहे हैं यहाँ पे वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लंदन है मतलब जो जगह है इंग्लैंड, वहाँ पे क्या है बहुत गरीबी है और इतनी गरीबी है कि कह रहे हैं कि ये जो मतलब इस गरीबी को दूर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों से काम करा रहे हैं। और काम क्या करा रहे हैं, चिमनी स्वीपर्स बना रहे हैं। और ये जो चिमनी स्वीपर्स है ना, ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ये बड़े बच्चे नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये क्या करते हैं, चिमनी स्वीपर्स का काम करते हैं। और ये बच्चे क्या है, हमारे दया के पात्र हैं। तो हमें इन बच्चों के साथ दया करनी चाहिए और जितने भी लोग हैं उनको कहीं पे भी अगर ये चिमनी स्वीपर्स मिले तो उसको कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं ये बहुत ही जोखिम भरा काम करते हैं, इनका काम आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम करते हैं। और अगर फिर वो कहते हैं कि अगर ये चिमनी स्वीपर्स ना हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चिमनी में क्या होता है कि गैसेस निकलते हैं जिससे धुआं भरता है और सफोकेशन हो जाता है और क्या करते हैं लोग मर जाते हैं। तो वो जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं वो हमें उससे बचाते हैं, उस चीज़ से हमें क्या करते हैं वो बचाते हैं। तो हमें इनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। फिर वो अपने एक दोस्त के बारे में बताते कि उनका एक फ्रेंड था जो कि अब मर चुका है, वो बहुत अच्छा था और वो हर साल जो है इन चिमनी स्वीपर्स के लिए खाने का अरेंज करता था, उनको खाना खिलाता था। बट अब क्या हो चुका है, वो मर चुका है और जिस और अब उसके जैसा अच्छा इंसान अब दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। कह रहा है कि हम सबको मिल करके जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ चैरिटी करना चाहिए। फिर कहते हैं उनके बर्थ पे जाते कहते हैं कि ये जो मतलब जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो एक्चुअली बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे भी चिमनी स्वीपर्स हैं जो अमीर घर से बिलोंग करते हैं। अभी कैसा होता है वो बताता है एक एग्जाम्पल से कि जो अमीर बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, कभी कभी जो है लोग क्या करते हैं किडनैप कर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं या किसी तरीके से जो है दूसरे लोग जो है उसको हासिल कर लेते हैं उस बच्चे को, और उसको हासिल करके क्या करते हैं, उसको मजबूर करते हैं ये सब काम करने के लिए। वो फिर कहते हैं एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक मतलब एक चिमनी स्वीपर्स का जो एक झुंड था वो क्या हुआ, गया एक आदमी के घर में चिमनी साफ करने के लिए और फिर जो है वो जा कर के जो उसका रॉयल बेड था उस पे जा कर के सो गया। तो वो कहते हैं इसको कोरिलेट करते हैं कि वो शायद किसी बहुत अमीर घर का बच्चा होगा जिसको चुरा लिया गया होगा या किडनैप कर लिया गया होगा और उसको चिमनी स्वीपर बना, क्योंकि शायद उसको कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग वैसे हुई होगी, उसकी माँ या उसकी दादी उसको जो है ऐसे रॉयल बिस्तर पे सुलाया करती होगी, शायद इसीलिए जो है वो इस चीज़ को क्या कर पाया, डेयर कर पाया। अगर वो गरीब घर से बिलोंग करता तो वो एक इतने अच्छे बेड पे जो है वो सोने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसने वो हिम्मत किया शायद इसलिए क्योंकि उसके ये हिम्मत वो इसीलिए कर पाया क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और शायद हो सकता है कि उसने किसी ने उसे चुरा लिया होगा या किडनैप कर लिया होगा। फिर वो बोलते हैं कि ये जो चिमनी स्वीपर का काम है ये बहुत ही जोखिम भरा काम है और किस तरीके से वो काम करते हैं कि नीचे जाते हैं, मतलब जो चिमनी होती है उसके नीचे जाते हैं और नीचे से उसको साफ करते 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 के ऊपर से निकलते हैं। तो ये जिसकी वजह से क्या होता है उनका फेस जो है वो काला हो जाता है। फिर वो जो है कहते हैं कि जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, जो अपने आप को बहुत बन ठन करके जो है दिखाती हैं और वो अपने दाँत को दिखाती हैं कि जो है सो मेरे दाँत बड़े खूबसूरत हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। मैं इन लोगों को पसंद करता हूँ, इन चिमनी स्वीपर्स को पसंद करता हूँ।
क्योंकि ये क्या करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। फिर कहता है कि जो जब लोग उसको देखते हैं तो हंसते हैं, लोगों को हंसना नहीं चाहिए, बट जब चिमनी स्वीपर्स हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एक इंसिडेंट बताता है कि मैं एक दिन जा रहा था रोड पे, और रोड पे मैं जा रहा था, चलते चलते क्या हुआ, मैं फिसल गई और फिसल के गिर गया। मुझे इस तरीके से फिसल के देखते हुए एक चिमनी स्वीपर ने मुझे देखा और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मुझे वो देख करके बहुत अच्छा लगा। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ इनके लिए, कम से कम मेरी वजह से इनके चेहरे पे खुशी तो आई। मैं इनके चेहरे पे भले ही मोमेंट्री सही, पर एक खुशी तो लेके आ पाया, एक हंसी तो लेकर के आ पाया। इसीलिए जो है मुझे वो पल बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। चलो ये मैंने पूरा डिटेल समरी पढ़ा दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। अभी जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आई एम गोइंग टू डील इट। अभी देखो, here he talks about the small children who cleans the chimney for penny। यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं, चिमनी साफ करते हैं, किसके लिए, पैसे के लिए। ही कॉल्स चिमनी स्वीपर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। उसने चिमनी स्वीपर को क्या कहा है, डीम स्पीक्स, पुअर बॉल्स एंड इनोसेंट ब्लैकनेस। इनोसेंट ब्लैकनेस का मतलब हुआ जब चिमनी मच्छी साफ करने वाले जब चिमनी में काम करते हैं तो तुम देखे होगे कि उनकी जो शक्लें होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है काली काली सी हो जाती है, मतलब बिल्कुल उसकी उसकी शक्ल जो है ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या कहा है, उसको इनोसेंट ब्लैकनेस कहा है। फिर उसको बोलता है पुअर बॉल्स, ये गरीब गरीब हैं ये बहुत। एडम स्पीक्स, डिम स्पीक्स, ये क्या है, डिम स्पीक्स है, एकदम मतलब गरीब है, बहुत क्या बोले, देखने में बहुत ही पतले दुबले होते हैं और गरीब जैसे होते हैं, ठीक है। ही हैज़ अ सिंपैथी विथ, ये तीनों वर्ड याद रखना, ये पूछ सकता है कि इस क्या कौन से वर्ड से उसको डिनोट किया है, तो इनोसेंट ब्लैकनेस, पुअर बॉल्स और डिम स्पेक्स, ये तीन वर्ड से जो है उन्होंने चिमनी स्वीपर्स को डिनोट किया है। ही हैज़ अ सिंपैथी विद चिमनी स्वीपर्स एंड ऑल्सो एस्टोनिश हाउ द स्मॉल चिल्ड्रेन डू द क्लीनिंग। कह रहा है कि इनको जो है, चार्ल्स लैम्ब को जो है उससे बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी है, और सिर्फ सिंपैथी ही नहीं है बल्कि ये जो है क्या करते हैं, मतलब इनको मतलब बहुत एस्टोनिश भी होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी होता है कि किस तरीके से ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इतना जोखम भरा काम करते हैं। He has a sympathy with chimney. He further says that whenever everyone gets a chimney sweeper, they should give them something because they are very poor. वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि whenever they are walking on the road and they find any chimney sweeper, please please uh, donate something because they are very poor, so they need donation. In order to clean their nose and neck, chimney sweepers drink slope और ससफर्स। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जब क्या होता है कि जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं जब वो क्लीन करते हैं चिमनी को, तो जो धुएं होते हैं वो क्या करते हैं, उनके फेफड़े में चले जाते हैं, उनके लंग्स में चले जाते हैं, उनके नोज़ में चले, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो उसको साफ़ नहीं करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। तो उसको साफ़ करने के लिए वो क्या करते हैं, एक ड्रिंक होता है जिसका नाम स्लोप और ससफरस है, वो क्या करते हैं, वो पीते हैं, और ये उनका क्या है, फेवरेट ड्रिंक है। फिर वो अपने ऊपर चला जाता है लैम्प और कहता है कि मैंने कभी ये पिया नहीं है, बट उनको वो पीना बहुत पसंद है। लैम्प फर्दर सेज दैट वी शुड ऑर्गेनाइज अ चैरिटी फॉर देम। फिर वो लोगों से बोलते हैं कि हमें इन चिमनी स्वीपर्स के लिए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चैरिटी जो है हमें इनके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इन द लास्ट एसे ही सेज दैट ही हैज़ अ फ्रेंड, मतलब इस एसे के लास्ट में जो है वो अपने फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था चार्ल्स
वाइट, जो कि जिनको चिमनी स्वीपर से क्या था, बहुत ही प्यार था, वो उसको बहुत प्यार करता था और हमेशा जो है उसे खाना दिया करता था। क्योंकि वो अच्छे खाने नहीं खा पाते हैं इसलिए जो है उसे खाना दिया करता था। बट अब जो है क्या हो गया है, वो मर गया है, वो अब जिंदा नहीं है। ये अब हमारा ये ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट एसेस थे वो हमारे फिनिश हो चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ टेल मी। अब जो है हम आ जाते हैं रिमार्क्स के बारे में कि उनको क्या क्या कहा गया है। जैसे कि मैंने बताया है कि उनको जो है, जैसे फ्रांसिस बेकिन जो है एक ग्रेट एसेइस्ट थे एलिजाबेथन एज के, तो उनको जो है फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है। लेकिन जो हमारे चार्ल्स लैम्ब हैं उनको जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वर्ड्सवर्थ ने उनको क्या कहा है, द स्कॉर्न ऑफ फील्ड, फील्ड से नफरत करने वाला, द स्कॉर्नर ऑफ फील्ड कहा है। दूसरा जो है उनको जो है वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है द फॉलिक एंड द जेंटल। याद रखिएगा कॉलेज, आपको पता होगा कि कॉलेज से जो है ही मेट कॉलेज इन द क्राइस्ट हॉस्पिटल एंड दे बिकम अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। उन्होंने उसके बारे में कहा है जेंटल हार्टेड चार्ल्स। Robert Southey, we all know that he was also a great poet of the romantic age। उन्होंने उसके बारे में कहा है for the rarest genius and for the sterling worth। उनको बहुत ही प्रेस किया है और कहा है कि वो क्या है, रेयरलेस जीनियस है और स्टर्लिंग वर्थ है, वो उनको पढ़ना वर्थलेस है। लैम खुद अपने बारे में कहते हैं कि विलीनियस पैंग्स इन एन अफेक्टेड एरे ऑफ एंटीक्वी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वो क्या लिखते थे, एंटीक्वी यानी कि पुरानी जो चीज़ें थी उसके बारे में वो लिखते थे। प्रोफेसर ऑलिव इल्टन प्रीफर्स लैम द क्रिटिक टू लैम द एसेइस्ट। और ये जो हमारे चार्ल्स लैम थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉमस ब्राउनी से। So here I am going to finish my class of Charles Lamb. In the last 3 essays, I have covered all the important essays of Charles Lamb from the essay on Elia, and the remaining thing Shakespeare वाला जो है our sir Shailendra sir will take it. Okay, thank you students.